हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम एसएससी जीडी 13 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट का पेपर देख रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें कि एक वैल्यू दे रखी है जिसे हमें भिन्न के रूप में परिवर्तित करना है। क्या दे रखा है? वैल्यू 0.4525 और 235 पे क्या दे रखा है? बार दे रखा है। हमें इसे सॉल्व करना है। तो आप जानते हो कि जब बार हटता है तो पीछे बटे में क्या आता है? 9 आता है। लेकिन कितनी संख्याओं पे बार है? जितनी संख्याओं पे बार होगा उतने 9 आएंगे। तो कितनी संख्याओं पे बार है? 3 संख्याओं पे। तो कितने 9 आएंगे? 3 9 आएंगे। ठीक। और जिन संख्या पे बार नहीं है उनके लिए क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। अब देखो, जिन संख्याओं पे बार नहीं है तो हम टोटल संख्या में जिन संख्या पे बार नहीं है उसे माइनस कर देंगे। कैसे? 4 5 2 3 5 ये संख्या रखेंगे और जिस पर बार नहीं है उसे माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हमें कितना मिलेगा माइनस करेंगे तो? 4 5 1 9 0। ठीक है, ये मिला। और 9 9 9 0 0। तो 0 0 कैंसिल आउट हो गया। तो हमें फाइनल क्या मिलेगा? 4 5 1 5 9 9 9 और 0। ठीक है, हमें ये मिलेगा। तो हमने इस वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर दिया? फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया और भिन्न में कन्वर्ट कर दिया। तो हमसे यही पूछा गया था। हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप सब। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? ये क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा ध्यान से कर लेने से कि P एक कार्य 200 दिनों में कर रहा है। कितने दिनों में? 200 दिन में। तो लिख लेते हैं P एक कार्य 200 दिनों में कर रहा है। ठीक, 200 दिन P ले रहा है। और Q और R समान कार्य को 100 दिनों में पूरा कर सकते हैं। Q और R कितना ले रहे हैं? Q और R ले रहे हैं 100 दिन। ठीक, हमसे बोला है अगली लाइन में कि P, Q तथा R एक साथ काम शुरू किया होता। तो पहले एक काम करते हैं, हम इनका एलसीएम ले लें। कितना आया? 200। ये कितना आया? 1 और ये आया। तो इसका मतलब क्या? P अकेला एक दिन में 1 यूनिट काम करता है और Q और प्लस R मिलकर 2 करते हैं। ठीक, अब क्या बोला है कि उन्होंने साथ 40 दिन तक काम किया। अगर साथ में करेंगे तीनों P Q R तो एक दिन में कितना करेंगे? 3 2 और 1 3 P Q R का। उन्होंने कितने दिनों तक कार्य किया है? 40 दिनों तक। अगर एक दिन में 3 कर रहे हैं तो 40 दिन में कितना करते? 120 करते। कितना करते? 120 कंप्लीट हो चुका। तो बचा कितना? 80 बचा। 80 बचा है, उसे 80 बचा हुआ है। तो फिर Q ने कार्य छोड़ दिया, ये Q जा चुका है। ठीक, उसके बाद क्या बोला है? P और R ने साथ मिलकर शेष कार्य 40 दिनों में। मतलब ये जो कार्य बचा हुआ है 80, इसे 40 दिनों में कंप्लीट किया है। किसने? P और R ने। किसने? P और R ने। यानी P और R ने मिलकर एक दिन में ये कितना आएगा? 2 यानी कि P और R एक दिन में कितना काम करते हैं? 2 यूनिट काम करते हैं। कितना करते हैं? 2 यूनिट काम। लेकिन P कितना कर रहा है? 1 कर रहा है। अगर P 1 कर रहा होगा तो R भी 1 कर रहा होगा एक दिन में। अगर आप चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि दोनों मिलकर 2 करते हैं, तो R अकेला एक दिन में कितना करेगा? 1 करेगा। 1 इधर जाकर माइनस हो जाएगा। हमसे पूछा गया है कि Q अकेले कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेगा। तो आप मुझे बताएं, Q अकेला पूछा गया है। तो आप बताइए मुझे कि R की वैल्यू कितनी आई है आपकी? 1। कितनी आई है? 1। R की वैल्यू 1 आई है। हमें Q बताना है। हमें क्या बताना है? Q बताना है। ये 2 आ गया। तो Q कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आ गया। तो Q एक दिन में 1 काम करेगा। हमें कितना काम कराना है Q से? पूरा टोटल वर्क कराना है, यानी 20 यूनिट वर्क कराना है। तो P अकेला जो Q है वो Q 200 यूनिट काम कराना है और एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो 200 दिनों में कंप्लीट करते हैं। कितने दिनों में? 200 दिन। समझ गए ना आप सब? ठीक है, काफ़ी आसान है ये भी। थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे हम। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं।
क्या दे रखा है नेक्स्ट में कि ए और बी किसी कार्य को क्रम से 18 और 12 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी, तो मतलब ए कर रहा है 18 दिन में और बी कितने दिन में, 12 दिन में पूरा करता है। काम होने तक वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं और ए काम शुरू कर रहा है तो पूरा कार्य करने में ए और बी को कितना समय लगेगा ये बताना है। तो आप पहले इनका एलसीएम लें, कितना आया 36, 18 दूनी 36, 12 3 36, इतना आ गया। इसके बाद कार्य बारी बारी से हो रहा है। स्टार्टिंग कौन कर रहा है, ए कर रहा है। पहले दिन कार्य कौन कर रहा है, ए कर रहा है। अगर पहले दिन ए कर रहा है फिर बी कर रहा है, यानी कि पहले दिन ए कितना काम करेगा, 2 करेगा, और बी कितना करेगा, 3 करेगा दूसरे दिन। तो यानी 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 5। कितना, 2 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है 5। ठीक है। अगर वो 7 कार्य करने की बोलता तो 5 कार्य होता एक दिन में, लेकिन उसने बारी बारी से करने को बोला है। तो पहले दिन ए करेगा 1 2, फिर बी करेगा 3, तो यानी 2 दिन में कितना हुआ, एक दिन तो उन्होंने किया, 2 दिन में कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। तो आप एक काम करें, इसमें 5 का भाग लगा दें। कैसे, ऐसे लगाओ 5 का भाग, तो 5 7 35, कितना 5 7 35, कितना बचा, 1 बचा। लेकिन 1 तो बचा, 1 कितने दिन का कार्य था, 5 कितने दिन का कार्य है, 2 दिन का, इसलिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 14 दिन तो ये आ गए। अब कार्य कितना बचा है, 1 बचा है। कितना बचा है, 1, क्योंकि 36 में से 35 कार्य तो कंप्लीट हो चुका है, 1 बचा है। 1 को कौन करेगा, ए करेगा, क्योंकि पहले ए करता है फिर बी, फिर ए, फिर बी। अब बारी किसकी है, एक ही है। तो 1 दिन में कितना करता है, 2 करता है। कितना करता है, 2 करता है। और हमें कराना कितना है, 1। तो ऐसे कितना दिन और लगेगा, यानी कि आधा दिन और लगेगा, 1/2 दिन, यानी कि 4.5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, जब काम बारी बारी से होगा। समझ गया ना आप, क्योंकि काम तो एक ही बचा था, इसकी एफिशिएंसी 1 दिन में 2 करने की, तो उसे आधा दिन और लगेगा, 0.5 दिन और। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें कि कोई दुकानदार है 10% की छूट देता है तो उसे 10% का लाभ होता है। समान स्थिति में यदि वह 25% की छूट प्रदान करता तो कितने % का लाभ होता। ठीक है, इसे हम बिना देखे ही सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक ही आंसर आएगा 8.33। अब आप देखना, मैंने 8.33 डायरेक्टली कैसे लगा दिया, देखना कि हमें दे रखा था कि वो 10% डिस्काउंट दे रहा है। कितना दे रहा है, 10% छूट दे रहा है, तब उसे कितने का लाभ हो रहा है, 10% लाभ हो रहा है। कितना, 10% लाभ। ठीक, उसने बोला है यदि 25% डिस्काउंट दें, यदि 25% छूट दें तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हो, ये पूछा है, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि। तो आप मुझे डायरेक्टली बता सकते थे, कैसे, ये दुकानदार के बारे में पूछा गया है, और है ना, दुकानदार के बारे में। और हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन थे, कौन कौन से। पहला ऑप्शन था 8.33 हानि, दूसरा था 25% लाभ, और तीसरा कौन सा था, 25% हानि, और चौथा था 20% लाभ। क्या था, ये दे रखा था ना। तो आप मुझे बताएं, जब आप 10% दुकानदार है कोई, अगर 10% डिस्काउंट दे रहा है तो 10% का लाभ हो रहा है, जब 10 का डिस्काउंट दे रहा है। यदि उसने डिस्काउंट बढ़ा दिया तो दुकानदार को हानि नहीं होगी, क्योंकि डिस्काउंट बढ़ने से कीमत, किसी वस्तु की कीमत घट जाएगी तो दुकानदार के लिए तो घटेगी कीमत। तो अगर कीमत घटेगी तो लाभ तो नहीं होगा, लाभ तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कम डिस्काउंट दे रहा है तब लाभ हो रहा है। अगर डिस्काउंट बढ़ा देगा वो तो लाभ तो, ज़्यादा लाभ तो होगा नहीं। अब इसमें देखो 2 ऑप्शन दे रखे हैं हानि वाले, तो आप देखो कि आपने सीधा 15% से कितना कम कर दिया, 15% और, तो कम से कम हानि 25% तक तो नहीं जाएगी, इतना लॉस तो होगा नहीं, लगभग हानि थोड़ी कम होगी, क्योंकि हम प्रॉफिट से, पहले प्रॉफिट है फिर 0 पे पहुंचेंगे तब जाके हानि होगी। तो हमारा एक ही ऑप्शन है जो नज़दीक है, क्योंकि ये ऑप्शंस बहुत दूर है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, लाभ वाले तो ऑप्शन कभी होंगे नहीं, ये 2 तो हम डायरेक्टली काट सकते हैं। बचे ये 2, इनमें से हम कोई भी जो नज़दीक उसे लगा लेंगे, क्योंकि इसका ऑप्शन बहुत दूर था, इसलिए हम इसे डायरेक्टली लगा दिया। अब देखो, अब इसे करेंगे कैसे, अब से अगर सॉल्व करें तो करेंगे कैसे। आप क्या जानते हो, आपने क्या पढ़ रखा है कि CP/MRP का रेशो क्या होता है। CP/MRP होता है 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट, यही होता है। आपको क्या दे रखा है,
10% डिस्काउंट, कितना 10% डिस्काउंट और 10% प्रॉफिट। अगर 10% छूट देता तो 10% लाभ होता है, तो यानी कि 100 + 10 यानी कितना आया 90/110 आ गया। ठीक, ये आ गया। अब इसमें उसने बोला है कि यदि 25% डिस्काउंट देते तो डिस्काउंट किस पे लगता है, MRP पे लगता है। किस पे लगता है, MRP पे। अगर 25% डिस्काउंट दे रहा है, 25% मतलब 1/4 यानी 4 रुपये पे 1 रुपये का डिस्काउंट, 4 रुपये पे 1 रुपये का डिस्काउंट। तो 110 कब है, 110 पर जब आप 4 रुपये पे तो कितना की वैल्यू बेचेंगे, 3/4 की, क्योंकि 4 पे 1 का डिस्काउंट यानी कितनी वैल्यू बची, 3/4। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, विक्रय मूल्य मिलेगा हमें, सेलिंग प्राइस मिलेगी। अब आप इसे सॉल्व करें तो आप देखें 4 से काटें, 4 दूनी 8 और कितना आएगा, 4 7 28 और 4 पंजे 20, इतना आ गया 27.5, 27 3 81 यानी कितना मिला 82.5 मिला। कितना मिला 82.5 मिला। अब आप देखो आपने खरीदी वस्तु कितने में, 90 में, और बेच कितनी में रहे, 82.5 में। तो आप बताएं मुझे आपको लाभ हो गया हानि होगी, तो आप देखोगे आपको हानि होगी कि आपने खरीदी ज़्यादा में है और बेची कम में है, तो 7.5 की हानि होगी। कितने की होगी, 7.5 की हानि होगी। ठीक, तो आप निकालना है आपको हानि परसेंटेज, क्या निकालना है, हानि परसेंटेज। तो आप 7.5 डिवाइड बाई 90 गुणा 100 ये करेंगे, तो 1 0 से 1 0 कट गया, और इधर से दशमलव से 1 और 0 ये कट गया, तो इसमें भागा 9 8 72 और कितना बचा 3 9 3 27 9 3 27 इतना बचेगा। तो मैं ही बोल रहा था हम डायरेक्ट लगा सकते हैं 8.33% हानि होगी। समझ गए ना आप, काफ़ी ईजी है ये क्वेश्चन, बस आप इसका ध्यान रखना। इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे इस पर बेस्ड कई सवाल परीक्षा पूछे जा चुके हैं अभी तक। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। क्या दे रखा है नेक्स्ट, कि दो पार्टियों द्वारा लड़े गए एक चुनाव में पार्टी ए ने पार्टी बी से 16% मत अधिक प्राप्त किए। ठीक है, 16% मत अधिक प्राप्त किए हैं। यदि पार्टी बी को 25,200 मत मिले और कोई मत अमान्य नहीं है, कोई मत अमान्य मत नहीं है, इसका मतलब कोई वोट बेकार वोट नहीं है या इनवैलिड वोट नहीं है। ठीक है, जिसे रिजेक्ट किया जा सके, तो कोई वोट रिजेक्ट नहीं हुआ है, तो पार्टी बी के कितने मतों से चुनाव हार गया ये बताना है। तो आपसे बोला है कि पार्टी ए ने पार्टी बी से कुल मतों का 16% अधिक प्राप्त किया है। क्या बोला है, पार्टी ए ने पार्टी बी से 16% अधिक प्राप्त किया है। तो आप मुझे एक बात बताएं कि हम एक काम करते हैं, आप ऐसा करें कि 100 वैल्यू लिखें, 100% होंगे सारे वोट, उनमें से पहले 16 माइनस करते हैं। 16 माइनस किए तो कितने मिले हमें मिला 84। कितना मिला 84। जब 16 माइनस होगा तो 84 मिलेगा। अब 2 का भाग लगा दें तो हमें क्या मिल गया कि अगर 16% नहीं होता तो प्रत्येक को 42 वोट मिलते। कितने मिलते, 42% और 42%। लेकिन इसे 16 अधिक मिले को, तो हम 16 ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे। तो कितना हो गया, ये हो गया 58%। और इससे कितने मिले होंगे 42%। अगर तुम्हें अच्छे समझ नहीं आया तो ऐसे भी कर सकते हैं कि ए और बी लिख लेना इस तरीके से कि इसको 16% यानी 16 यहाँ लिख देना, वैसे x मिला है ऐसे, फिर आप जोड़ देना x + 16 + x = 100। तो आप करोगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, 2x = समझ गए ना आप, इस तरीके से भी कह सकते हो अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता है तो। अब देखते हैं नेक्स्ट, इतना मिल गया। इसके बाद क्या बोले कि पार्टी बी को 25,200 यानी कि 25,200 यानी कि बी को कितने वोट मिले हैं 42%, यानी 25,200 की वैल्यू कितनी है 42%। हमसे बोला है कि तो पार्टी बी कितने मतों से चुनाव हार गया। अब आप मुझे एक बात बताएं, पहले इसमें इसका डिवाइड लगाना है, तो आप कितने से कट रहा है 21 से काटें, 21 दूनी 42, 21 से कम 21, 21 दूनी 42, ये आ गया। ठीक, और आप 2 से और काटते हैं, ये आ गया। ठीक है, 600 यानी 1% की वैल्यू 600 आ गई। अब आप देखो ये कितने मतों से हार रहा है, 16 से। कितने से, 16% से। तो हमें 16% की वैल्यू चाहिए। 1% की वैल्यू कितनी आई है, 1% की वैल्यू आई है 600, हमें चाहिए 16%। कितना परसेंट, 16%। तो 16% कितना हुआ 600 × 16, 16 × 96,
यानी कि 9600 मतों से बी चुनाव हार गया होगा, क्योंकि ए वाले को कितने मिले 58%, बी वाले को 42, तो हार जीत किस में होगी, इन दोनों में ही होगी। और कितने मतों से 16% से, तो हमें 16% की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि जीतने वाले को 58% और हारने वाले को 42 वोट मिले, ऐसे मान के चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। समझ गए होंगे आप सब, काफ़ी ईजी है ये भी। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है कि सोहन ने 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर धन उधार लिया। ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया गया था। उसने 3 समान किस्त में चुकाया। प्रत्येक किस्त का भुगतान वर्ष के अंत में किया जाना था और प्रत्येक किस्त की वैल्यू दे रखी है 1250। तो बताना है उधार ली गई राशि। तो आप देखें 20 रेट कितना दे रखा है 20%। 20% पे एक क्या ले रखा है 20% पर पैसा उधार लिया है और किस्त के रूप में चुकाना है। और कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 3 ईयर के लिए। तो आप मुझे बताएं 20% मतलब क्या, 20% मतलब 100 से 120, आप यही कह सकते हो 100 से 120, ठीक है ना। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि 5 से 6, कितना 5 से 6, ये पहली साल हुआ, ठीक है। ऐसा ही दूसरी साल होगा, तो दूसरी साल में कितना होगा, जब भी आप किसे निकालें, जब भी आप किस्त वाला क्वेश्चन आएगा तो पहली साल 5, दूसरी साल 5 का स्क्वायर करें, कितना आएगा 25, कितना है 25, 6 का स्क्वायर 36। जब थर्ड ईयर आएंगे तो क्या करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब कितना 125 और 6 का क्यूब कितना 216, ठीक है। जितना दे रखा है उतना करते चलेंगे। अब हमें क्या निकालना है, किस्त। आप जानते हो जब भी आप किस्त चुकाते हैं तो किस्तें तो समान होती हैं, प्रत्येक किस्त समान होगी। अगर ये किस्त 216 है तो इसे भी हमें 200 बनाना होगा, कितने गुणा 6 का गुणा, ठीक बन गया। तो ये भी 216 हो गई। अगर इसे भी 216 बनाना तो इसमें कितने गुणा 36 का, कितना गुणा 36 का गुणा, ठीक। तो आप देखना इसका गुणा इसमें होगा तो कितना आएगा 180, 36 पंजे 180 और 25 छक 150 और ये कितना दे रखा है 125, तो आपको दे रखा है, ठीक। अब आप एक काम करें, आपको निकालना क्या है, राशि निकालनी है। तो आप इनको जोड़ें, 5 और 8 5 13, 2 15 और ये भी 5 और ये तीनों, तो ये भी 5 और 15 और ये कितना आएगा 455 आएगा। यानी राशि कितनी है 455 है, ठीक। अब आप देखें आपको एक किस्त की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है किस्त की वैल्यू, आपको प्रत्येक किस्त की वैल्यू दे रखी है कितनी 1250, कितनी 1250, तो 1250 लिखेंगे, ठीक है। 1250 अपने अकॉर्डिंग कितनी दे रखी है प्रत्येक किस्त 216, कितनी दे रखी है 216 यहाँ रखेंगे, ठीक है। हमें निकालना है उधार ली गई राशि। उधार कितनी ली थी 455, तो 455 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे 455 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमें निकालना उधार ली गई राशि, तो यहाँ लिख दो उधार ली गई राशि, ठीक। अब आपसे गई राशि निकालना और हमें निकटतम पूर्णांक तक वैल्यू चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा थोड़ा डिवाइड करने में थोड़ी समस्या आएगी, क्योंकि आंसर जो आ जाएगा वो दशमलव में जाएगा, ठीक है। तो आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेना, क्या कर लेना मल्टीप्लाई कर लेना, इसे कन्वर्ट कर लेना। आप किसमें कन्वर्ट कर लेना, 8 का मल्टीप्लाई करके, किसका 8 का मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे। जैसे 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 10,000, कितना बन जाएगा 10,000 और ये 455 10,000 का आएगा, इसमें गुणा करके डायरेक्टली भाग लगा देना आप, ठीक है। तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिलेगा 2633 दशमलव समथिंग कुछ मिलेगा। समझ में आ रही है आप मेरी बात, क्योंकि आप इसे कन्वर्ट तो कर ही सकते हो क्योंकि 25 × 1000 होता है। तो ये भी नीचे आके इसमें 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा 4 5 सॉरी ये, और 10,000 हुआ तो 4 0 और चिपक जाएंगे पीछे, और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना और डिवाइड कर देना, ठीक है। बहुत आसानी से आ जाएगा, 1-2 स्टेप चेक करनी होगी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ए और बी के बीच इस चुनाव में बी ने 16,200 मत प्राप्त किए और ए को कुल मतों के 8% से हराया है। ए को कुल मतों के कितने % से हराया है 8% से। तो बताएं अवैध मत, कोई मत अवैध नहीं है, तो बताना है ए और बी के मतों का अंतर बताना है। तो आप करें इसे, वैसे हराया है ना बी ने, इसे हम डायरेक्टली कर सकते थे, लेकिन देखो आप हम नियम से ही करते हैं कि ए को
कुल मतों से 8% आ रहा है, तो भाई ए को कुल मतों की ए और बी लिख दो ऐसे। तो पहले आपको क्या करना है, 100 में से 8 घटा देना है, कितना बचा 92, कितना बचा 92, इसमें 2 का भाग लगाएं तो कितना मिला 46, कितना मिला 46। तो आप 46 दोनों साइड लिख लीजिए, ठीक। अब किसने हराया है, ए को कुल मतों के 8% से हराया है, किसने, और ए को कुल मतों के 8% से हराया है, यानी किसने हराया है, बी ने हराया है। किसने हराया है, बी ने। तो बी को 8% वोट ज़्यादा मिले होंगे, तो इसे कितना बन गया, ये बन गया 54, ठीक, और ये कितना है 46, ठीक। बी को कितने मत प्राप्त हुए, बी को मत प्राप्त हुए हैं 16,200, कितने 16,200। हमें निकालना है ए और बी के मतों के बीच का अंतर, यानी हमें चाहिए कितने की वैल्यू, 8% की वैल्यू, कितने की चाहिए 8%। तो आप देखें ये इसमें भाग लगेगा तो कितनी बार कटेगा, 3 बार, कितनी बार 3 बार, तो 300 आ गया। तो 1% की वैल्यू आ गई 300, हमें चाहिए 8%, यानी कि 8 दिए 24, कितना आएगा 2400, कितना आएगा 2400। तो भाई देख रहा होगा बी ने ए को कितने मतों से हराया है, 2400 मतों से हराया है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। ये काफ़ी अपने एक क्वेश्चन ऐसा पहले भी किया था, आसान है। नेक्स्ट देखते हैं कि पहली तथा दूसरी मिश्र धातु में तांबे और सोने का अनुपात दे रखा है 3:4 और 2:5। हमारे पास 2 धातु हैं, 2 मेटल्स हैं, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, इसमें तांबे और सोने का अनुपात दे रखा है, तांबे और सोने का अनुपात दे रखा है, कितना 3:4, और सेकंड वाली में कितना दे रखा है 2:5, कितना 2:5। हमसे क्या बोला है कि पहली मिश्र धातु 14 kg की है, 14 kg पहली मिश्र धातु, यानी कि पहली मिश्र धातु यदि 14 kg की है टोटल, तो 4 3 7 अपने अकॉर्डिंग भी 7, ठीक है, इनका 14 kg और रेशो में कितना है 7, तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 2, 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 2 तिया 6, यानी तांबा होगा 6 और सोना कितना होगा 8, ठीक है, पहली मिश्र धातु में। दूसरी मिश्र धातु में क्या बोल रखा है कि 21, दूसरी मिश्र धातु में 21 kg, कितना 21, ये वैल्यू है, अनुपात में कितना है 7, यानी कि 7 दिया 21, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू 6 और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 15। तो आपको पता चल गया। अब पूछा गया है कि नए मिश्रण में, अब नए मिश्रण में जब आप मिलाओगे तो तांबे में तांबा मिलेगा और सोने में सोना। तो देखो कितनी वैल्यू है आपकी तांबे की 6, इसमें कितनी है 6 और 6 12, और इसमें कितना है 8 और 15 कितना होगा 23, कितना होगा 23। तो आपने देख लिया जो नया मिश्रण जो मिलेगा नए मिश्रण में आपको तांबा और सोने का अनुपात मिलेगा 12:23। आपने पहले तांबे को अलग करना है, सोने को अलग, और इसमें भी तांबे को अलग सोने को अलग, तांबे में तांबा जुड़ जाएगा और सोने में सोना, ठीक है, समझ गए। काफ़ी सरल है ये भी। आप देख रहे हो जीडी के पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन आसान ही होते हैं, 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो। नेक्स्ट देखें क्या दे रखा है कि एक फुटकर विक्रेता ने कुछ सामान 1280 रुपये में खरीदा और उसने 1/3 सामान 15% हानि पर बेच दिया, शेष को कितने % लाभ पर बेचा जाए ताकि पूरे लेन देन में 15% लाभ हो। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप देखना कितना आसान है। उसने क्या बोला है कि 1/3 सामान, कितना 1/3 सामान 15% हानि पर। तो मतलब हम ये मान के चलते हैं टोटल सामान 3 था, कितना था टोटल 3 था, कितना 3 था, जिसमें से उसने एक कितना % हानि पर, जिसमें से एक उसने बोला है 15% हानि पर, 15% हानि यानी कि 15%, ठीक है, हानि माइनस लगा दिया। और उसने बोला कि पूरे लेन देन में उसे 15% लाभ होता है, कितने पूरे लेन देन में, यानी कि ये बोल रहा है कि जब टोटल बेचा जाता है ना तो उसे 15% लाभ होता है, यानी कि 15 45 प्लस के 45, ठीक। तो आप मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर ऐसी बचा कितना 2 बचा है, क्योंकि टोटल 3 था, तो एक तो ये 15% हानि पे बचा है, बेच दिया, बचा है 2, इसे किस में बेचे ये पूछा है, उसे ऐसा क्या करे, क्या लाभ या हानि बेचे, यहाँ पर क्या वैल्यू होनी चाहिए। मुझे एक बात बताओ, ये 45 बच रहा है,
तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए, तभी तो 15 60 में से माइनस होंगे तब 45 बचेंगे। समझ पा रहे हो? तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 से काटो, यानी कितनी होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 30 होना चाहिए। तो आप समझ पाए कितना आंसर आएगा, 30%। कितना आएगा, 30%। आपको इस सवाल में जो सामान खरीदा है उसका कोई मतलब ही नहीं था। जो 1280 दे रखे हैं ना, उसका कोई वैल्यू नहीं था, क्योंकि सवाल परसेंटेज में और आंसर भी किस में पूछा गया है, परसेंटेज में पूछा गया है। तो हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे। इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होता है इससे। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखे हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कि वह अधिकतम संभावित लंबाई ज्ञात करें जिसका उपयोग 8.8 मीटर 75 सेंटीमीटर 1.75 मीटर और 12 मीटर 20 सेंटीमीटर लंबाई के सटीक रूप से मापने में किया था। अधिकतम संभावित लंबाई बतानी है। तो आप मुझे बताएं, अधिकतम संभावित लंबाई बतानी है, इसका मतलब हमें बताना है HCF। क्या बताना है, HCF। लेकिन ये जो वैल्यू दे रखी है, जैसे 8 मीटर 75 सेंटीमीटर ये दे रखा है, कोमा 1.75 मीटर और दे रखा है 12 मीटर 20 सेंटीमीटर ये दे रखा है। सबसे पहला काम है इसे एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लें। तो एक यूनिट में कन्वर्ट करें, हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे ऑप्शन सेंटीमीटर में दे रखे हैं। तो आप देखो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। कितना, 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो अब जब इसे आप कन्वर्ट करोगे तो 800 सेंटीमीटर प्लस 75 यानी 875 सेंटीमीटर तो ये आ गया। ठीक, और ये कितना आएगा, ये आएगा 175 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि 100 का गुणा होगा इसमें, ये 1200 और 20 यानी कि 1220 सेंटीमीटर ये आ गया। आपके पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से, तो आपको 20 और 10 तो कभी पॉसिबल नहीं है ऑप्शन में। आप देखो, क्योंकि 20 के लिए सबके पीछे 0 होना आवश्यक है जब आप HCF निकाल रहे हो। HCF का क्या मतलब होता है, HCF का मतलब होता है जो इन सब में कॉमन हो। क्या हो, जो इन सब में कॉमन हो। तो इन सब में 0 कॉमन तो है ही नहीं है। तो आप 10 और 20 तो ऑप्शन खत्म हो चुके हैं। अब आपके पास ऑप्शन बचा है 5 और बचा है 15, 2 ही ऑप्शन बचे। ठीक है, आप 5 से तो सभी कट रहा है, आपको 15 से चेक करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि ये वैल्यू 15 से कट रही हो। किससे कट रही हो, 15 से कट रही हो। 15 से तभी कट सकती है जब उसमें 3 अवेलेबल होगा। क्या होगा, 3 अवेलेबल होगा। कितना होगा, 3। तो आप देखें अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो आप देखें शुरुआत से देख लें कि 7 5 12, 12 वाट कितना होगा, 12 वाट होगा 20। तो 20 3 से कटता है क्या, नहीं कटता। इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल तो बिल्कुल ही नहीं है सब कुछ। इधर भी देख लो 5 हो रहा है, तो इसका मतलब इसका HCF कितना रहा होगा, 5 रहा होगा। सिर्फ 5 ही से कट रहा, बाकी कटेगा नहीं। जैसे आप देखो, अगर आप 5 से काट भी लेते, 5 एकम 5 और आप इधर देखें कितना बचा 3, तो 5 7 35 और 5 25। अब देखो ये 3 से कट रहा है क्या, 3 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। इसका मतलब HCF कितना रहेगा, 5 रहेगा। यानी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 5 ही हो सकती है। समझ गए ना आप, नहीं तो आप 3 का डिविजिबल चेक कर लेते तो 15 तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक, 5 ही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्या दे रखा नेक्स्ट क्वेश्चन में कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यानी कि अगर मैं मान के चलूँ कि CP 100 है, ठीक है, और MRP क्या दे रखी है, उससे 25% अधिक दे रखी है, यानी 125 दे रखी है। ठीक, अब कह रहा है कि यदि इसे 6.4% का लाभ के साथ 450 रुपये में बेचा जाता तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब मुझे एक बात बताएं, आपको सवाल दे रखा है परसेंटेज में, आंसर भी किस में चाहिए, परसेंटेज में। तो हम वैल्यू का कुछ नहीं करेंगे, बस इतना है कि उसने 6.4% लाभ पर बेचा है, तो हम एक कह देंगे कि उसने बेचा होगा 6.5%, 6.4% लाभ पर बेच रहा है, तो बेचा होगा 106.4 में। कितने में, 106.4। ठीक है, इतने बेचा होगा। अब हम इसमें इससे माइनस कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने 125 पे MRP थी और आपने बेचा है 106.4 में, तो कितना डिस्काउंट दिया होगा ये आपको बताना है। तो आपने डिस्काउंट दिया होगा 18.6 का, कितने का,
18.6 का, कितने का? जब आप 125 में से 106.4 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 18.6 मिलेगा। कितना मिलेगा? 18.6। यदि आप 18.6 का डिस्काउंट दे रहे हैं 125 पे, किस पे? 125 पे, और गुणा 100, आपको परसेंटेज बताना है तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज, यही बताना है ना, डिस्काउंट परसेंटेज। हाँ, डिस्काउंट परसेंटेज बताना। तो आप इसे काटें, 25 पन्ने 125, 25 चौक 100, ठीक। अब आप इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लें, 6 चौक 24, 2 8 चौक 32, 2 34 और 4 एकम 4, 4 3 7। अब आप इसमें 5 का भाग लगा दें, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, 65 40 और ये 8 8, यानी कि आप कह सकते हो अप्रॉक्सीमेट 15%। कितना? अप्रॉक्सीमेट 15%। कितना कह सकते हो आप? अप्रॉक्सीमेट 15% कहेंगे, क्योंकि आपको यही बताना है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं, काफ़ी आसान था। अगर आसान तभी है जब आप 450 में जो बेचा है उसका यूज़ ना करें तब। अगर आप गलत तरीके से प्रयोग करते हैं तो सवाल और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट, कि एक ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काटा गया है। क्या दे रखा है? एक ठोस गोला दे रखा है इस तरीके से, ठीक है। ये गोला है, इसमें क्या, इसे 2 बराबर भागों में बांटा गया है, काट दिया गया है। जब आप इसमें कट लगाओगे तो इस तरीके से कट जाएगा, ये ऐसे। जब आपने इसमें अगर कट लगाया तो इस तरीके से 2 अर्ध गोले बन जाएंगे, इस तरीके से ऐसे कट के ऐसे बनेगा। गेंद देखी होगी, बिल्कुल गेंद के आकार में आधा भाग, ठीक, इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप हमसे क्या पूछा गया है, तो आप देखो यहाँ पर अगर रेडियस आर है तो यहाँ पर भी रेडियस आर ही होगी, भले यहाँ आधा कट गया तो क्या, ठीक है, लेकिन इसके जो आयतन है वो आधे आधे हो जाएंगे। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? पूछा गया है प्रत्येक गोलार्ध के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और ठोस गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। क्या बताना है? कि गोलार्ध का पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए, तो गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और चाहिए ठोस गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही चाहिए। तो आप मुझे एक बात बताएं, ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है पूरे गोले का। लेकिन अगर ये गोला आधा कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन आप देखो ये भी पृष्ठ तो आएगा, ये भी तो आएगा। अगर ये भी आएगा संपूर्ण में ऊपर वाला, तो यानी कि अपने आप में अगर इसे गोल गेंद को देखा हो तो वो कैसी दिखती है? वृत्ताकार दिखती है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। तो गोलार्ध का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? 3 पाई आर स्क्वायर। तो आप देखो एक कट जाएगा पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर, तो यानी कितना आएगा? 3/4 आएगा। कितना आएगा? 3/4 आएगा। समझ गए आप? देखते हैं अपने, देखिए नेक्स्ट देखते हैं कि एक कार चालक 70 किलोमीटर की चाल से कार चला रहा है और 35 मीटर आगे बस चल रही है, ठीक है। ये कार चालक है, आप देखो इस तरीके से एक कार चालक है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार चला रहा है, लेकिन इससे 35 मीटर आगे बस चल रही है, यानी बस यहाँ चल रही है कहीं, ठीक है। बस यहाँ कितने मीटर? 35 मीटर आगे। लेकिन क्या हुआ कि बस की चाल ज्ञात कीजिए, बस उससे 40 मीटर पीछे रह गई। तो आप एक बात बताएं कि बस पहले 35 मीटर आगे चल रही थी, अब कितना पीछे रह गई? अब रह गई कितना पीछे? 40 मीटर पीछे, ठीक है। और कार निकल गई आगे। यही कह रहा है वो कि इसे अब 40 मीटर पीछे रह गई, यानी कि इसे पार भी कर गई और साथ में 40 मीटर आगे भी निकल गई कार, इतनी स्पीड से भाग रही है। तो आप मुझे एक बात बताएं, हमसे क्या पूछा गया? और हमें यहाँ पर बस की स्पीड नहीं पता, तो बस की स्पीड एक्स मान लें, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें बताना है बस की चाल बताइए। तो आप मुझे बताइए, जब दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो जब दोनों एक ही दिशा में जाती हैं तो क्या होती है? स्पीड माइनस होती है। लेकिन आप देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किए और कितने समय में?
15 सेकंड में। कितने सेकंड में? 15 सेकंड में। तो हम ये नहीं कह सकते कि पूरी डिस्टेंस कितनी हुई? 75 मीटर। कितनी मीटर? 75 मीटर। ये तो होगी दूरी। और कितनी स्पीड से? 70 माइनस एक्स की स्पीड से। कितनी? 70 माइनस एक्स की स्पीड से। ठीक है, तो इसे कितना समय लग रहा है? 15 सेकंड लग रहा है, क्योंकि दूरी बटे चाल इक्वल टू समय होता है। तो आप देखो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, इसलिए मैंने स्पीड को माइनस कर दिया। और माइनस किया तो आप देखो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18। कितना? 5/18। अब इसे आप सॉल्व करें तो आप देखिए सॉल्व करेंगे तो 15 5 75, ठीक, और 5 से 5 कट गया तो 18 इक्वल टू आएगा 70 माइनस एक्स। कितना? 70 माइनस एक्स। तो x इक्वल टू कितना मिला अपन? 70 में से जब 18 जाएंगे तो कितना मिलेगा? 52। कितना मिलेगा? 52। तो हम कह सकते हैं कि बस की स्पीड कितनी रही होगी? 52 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी रही होगी? 52 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें जो टाइम एंड स्पीड के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें बहुत बेहतर तरीके से उनकी लैंग्वेज समझ में आ गया ना तो कुछ भी नहीं है। अगर आपको लैंग्वेज समझ नहीं आ रही होगी तो आपको काफ़ी समस्या हो सकती है। आप इसमें कुछ था ही नहीं। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखें कि 35 मीटर पीछे था, अब 40 मीटर आगे निकल गई कार उससे। इसका मतलब इस कार की स्पीड ज़्यादा रही होगी, स्वाभाविक सी बात है, तभी तो निकलेगी। वो कितने सेकंड में? 15 सेकंड में। तो हमने कर दिया स्पीड अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम होता है। क्योंकि आप जानते हो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अगर हमें समय दे रखा है तो दूरी बटे चाल करते हैं। क्या कर देंगे? दूरी बटे चाल। तो आप देखो ना समय इधर आ गया और चाल अपना पहुँच गई। ठीक है, एक ही है, ये दूरी है और ये चाल है। बराबर में क्या लिखा है? समय लिखा है। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। क्या दे रखी नेक्स्ट क्वेश्चन में कि शांत जल में नाव की चाल कितनी है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x की वैल्यू हम मान लेते हैं 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब नाव की बात होगी तो हम x मानेंगे। ठीक, और जबकि धारा की कितनी है? y इक्वल टू है 1.5। कितनी? 1.5। एक आदमी नाव से 105 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थान पर जाता है, फिर प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है, तो कुल समय आने जाने में कितना लगा? तो आप मुझे एक बात बताएं, यदि नाव और धारा एक ही दिशा में बह रही हो, चल रही हो, तो स्पीड क्या होती है? x प्लस वाई होती है। कितनी होती है? x प्लस वाई। यानी कि 9 में ये जुड़ जाएगा तो कितना मिला? 10.5। कितना मिला? 10.5। और वो विपरीत भी जा रहा है। अगर विपरीत जाएगा तो आपने देखा होगा जब कोई नाविक धारा के विपरीत तैरता है तब क्या होता है? उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। स्लो हो जाती है यानी कि इनकी चाल में घट जाएगा तो कितना मिलेगा? ये मिलेगा हमें 7.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, इस तरीके से। और आपको जानते हो, आपको बताना है, क्या बताना है? समय। समय क्या होता है? समय होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो आपने 105 किलोमीटर की दूरी तय की, कितनी की स्पीड से? इतने की से। ठीक, और इधर क्या कर रहा है वो? दूरी तो उतनी ही है, समय ले रहा है इतना। तो यहाँ पर भी यहाँ ये चाल इतनी है तो समय कितना आएगा? ये भी समय और ये भी समय। निकालें, इससे एक कटेगा तो लगभग कितना? 10 ही आएगा। 10 घंटे तो यहाँ लग गए इसे। अब इसे सॉल्व करो, ये 0 0 काटो, 15 7 105 और 15 6 90, 15 7 105 और 15 5 75 और 5 एकम 5 और ये कितना आएगा? 5 एकम 5 चौक 20। ठीक है, 14 ये आ गया। ठीक, 10 लग रहा है उसे जाने में और 14 लग रहा है उसे आने में, यानी टोटल टाइम कितना हुआ? टोटल टाइम हुआ 10 + 14 यानी कि 24 घंटे। कितने? 24 घंटे। समझ गए ना? बस इतना ध्यान रखना है, जब वो समान दिशा में जाएगा तो चालें जुड़ेंगी और जब विपरीत दिशा में आएगा तो चालें घटेंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे? वही फॉर्मूला लगा देंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो आपका आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका लंब है 100, आधार की लंबाई बतानी। तो आप बताएं कैसा होता है त्रिभुज? इस तरीके से होता है। और आधार क्या है? आधार है ये वाला, नीचे वाला, इसकी हमें लंबाई बतानी है, ये आधार है। ठीक, और हमें लंब दे रखा है। क्या दे रखा है? लंब। लंब कितना? 100। लंब यानी ऊंचाई कह दो चाहे लंब कह दो, बात एक ही है।
क्योंकि लंब 90 डिग्री पे घूरता है, ऊंचाई भी 90 डिग्री पे ही गिरेगी। हम क्या जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दे रखा है कितना, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, कितना, आधार गुणा ऊंचाई। आधार ऊंचाई कितनी दे रखी है? 100 दे रखी है, और इसे लिखेंगे 42। ठीक है, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 50। कितना आ गया? 50। ठीक, अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? इसको सॉल्व अब आप करेंगे तो काट ही लो, 0.8 समथिंग आ रहा है। कितना आ रहा है? 0.8 आ रहा है। हो गया 5 एकम 5 40, 5 चौक 20, यानी कितना आएगा? 0.84 आएगा। कितना आएगा? 0.84 सेंटीमीटर आएगा। समझ गए ना? 0.84 सेंटीमीटर आएगा। जब आप इसमें 50 का भाग लगाएंगे तो 0.84 सेंटीमीटर आएगा। ठीक, काफ़ी आसान है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा। नेक्स्ट आपको, ये तो बहुत आसान है, इसका आपको चतुर्थ अनुपाती बताना है। चतुर्थ अनुपाती कैसे बताते हैं? 3/5 और 9/x, क्योंकि चौथा अनुपात क्या होगा? x मान लेंगे। 3 त्रिका 9 और 3 पंजे 15। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही फ्री के नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये भी नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है कि एक सोफ़ा सेट है, 10%, 5% और 2% के 3 क्रमिक डिस्काउंट दे रखे हैं। हमें उसका क्या दे रखा है? MRP दे रखी है। MRP कितनी दे रखी है? 18,000। कितनी दे रखी है? 18,000 रुपये दे रखी है। ठीक है, हमें इस पर 3 डिस्काउंट लगाने हैं, तो हमें बताना है इसका विक्रय मूल्य क्या रहेगा फाइनली। ठीक, अगर फाइनल विक्रय मूल्य चाहिए तो आप मुझे क्रम से हम सॉल्व करते हैं। पहला कितना डिस्काउंट दिया है? 10%। कितना दिया है? 10%। अगर 10% डिस्काउंट दिया होगा तो इसका 10% कितना होगा? 1800। कितना होगा? 1800। ठीक है, अगर 10% डिस्काउंट पहला लग गया तो इसका मूल्य कितना बचा? इसका मूल्य बचेगा, कितना बचेगा? 15,000। इसका मूल्य बचेगा 16,200। कितना बचेगा? 16,200। जब 18,000 में से 1800 जाएंगे तो कितना मिला? 16,200। अब इसके बाद क्या दे रखा है? इस पर हमने अगेन 5% डिस्काउंट लगाया। कितना? 5% डिस्काउंट। तो आप देखें इसका 5% डिस्काउंट कितना होगा, तो आप 5% डिस्काउंट निकाल लीजिए पहले। कितना होगा? 5 दूनी 10, ठीक है, 5 छक्के 30 और 31 और 5 एकम 5 यानी 810। कितना होगा? 810 ही होगा। आप देख लें इसे मल्टीप्लाई करके, 5 दूनी 10, 5 छक्के 30, 30 और 31, 5 और 3 8। ठीक, अब इसमें से 810 माइनस और करें। जब इसमें से 810 माइनस होगा तो कितना आएगा? आप देखना 0 आएगा और यहाँ आएगा 9 और ये हो गया 9 यानी 3। ठीक, और ये आएगा 5 और ये आएगा 1। इतना ही आएगा। कितना आएगा? 15,390। सही है, 15,390 आएगा जब 16,200 में से इतना घटाया जाएगा तो। ठीक, अब आप देखें, अब आपको क्या दे रखा है कि अगेन 2% डिस्काउंट और इस पर 2% और लगा दो। ठीक, 2% लगेगा तो लगभग कितना आएगा? इसको आप अब सॉल्व भी करना होगा। कितना आएगा? 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, तो कितना आएगा? ये आ रहा है। ठीक है, एक मिनट, शायद कुछ एरर हो गई है ना? इसका गलत तो ही निकाल दिया हमने कहीं। इसका देखते हैं 102 का 5% निकालें तो 5 दूनी 10, 5 छक्के 30, 30 और 1 31 और 5 3 810। सही तो निकाला है। ठीक है, तो अब इसको जब इसमें से घटाया हुआ, एक मिनट चेक कर लें, 12 सब सही है ना? इसका 2% ही निकाल दो तो 2% कितना आएगा? इतना आ रहा है। इसे इसमें से माइनस करो, 9 दूनी 18। इसमें ऑप्शन कहीं दिख रहा है? एक मिनट, इसमें से घटाओ,
15,390 में से 307.8 घटाएंगे। कितना घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिला 2, ठीक, इधर घटा, यहाँ मिला 2 और यहाँ पर 1 गया तो 8 मिलेगा, यहाँ 9 मिलेगा, 8, यहाँ 0 मिलेगा और ये मिलेगा 5 और ये मिलेगा 1, यानी कि 15,082.20 मिलेगा। कितना मिलेगा, 15,082.20 मिलेगा। ठीक है, समझ गए ना कितना मतलब बड़े आसानी से हम इसे निकाल सकते हैं अगर आप ऐसे करेंगे तो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम ऐसे कर लें तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे आपके दिमाग में यार है कि 18,000 लिखेंगे, अगर इस पर 10% डिस्काउंट दिया तो 90/100 लिख सकते हो आप। फिर आपने 5% डिस्काउंट दिया तो 95/100 लिखोगे आप। फिर आप करोगे 2% डिस्काउंट यानी कि 98/100। तो आप देख लो, आपको थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। देख लो, समझ पा रहे हो ना आप मेरी बात। अगर आप ऐसे करते हो तो बहुत ईजिली हम बड़े आराम से आपको इसका मल्टीप्लाई इसमें फिर इसमें फिर इसमें इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। समझ गए, तब जाके वैल्यू कुछ मिलेगी आपको। ठीक, क्योंकि 3 डिस्काउंट लगातार दिए गए, 10%, 5% और 2%। ठीक, अब देखते हैं हम नेक्स्ट। और आप चाहते तो सक्सेसिव का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 2 से सक्सेसिव लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखें कि 7 प्राकृत संख्या हैं जिनका औसत कितना है, 70 है। 7 प्राकृत संख्या हैं जिनका औसत कितना दे रखा है, जिनका एवरेज दे रखा है 70। कितना दे रखा है, 70। अगर 70 है तो टोटल कितना रहा होगा, 70 × 7 यानी 490। कितना रहा होगा, 490। ये टोटल है। और हमारे पास 6 संख्या दे रखी है, 32, 69 और 72, 65, 79 और 48। और हमें ये अगली वाली बतानी है कि 7वीं क्या हुई। हमें 7 का टोटल दे रखा है, 7 संख्याओं का, लेकिन हमें गिवन कितनी है, 6 संख्याएं गिवन है और हमें 7वीं चाहिए। तो हम क्या करें, इन सबको जोड़ दें और इसमें से क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। तो आप इन सबको जोड़ें। आप इन सबको जोड़ते हैं कैसे, 9 और 2 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 9 27, 27 और 8 कितना हुआ, 35 हुआ। कितना हुआ, 27 8 35 हुआ। 35 हुआ तो 5 लिखेंगे पीछे, हासिल 3 आ जाएगा। अब आगे जोड़ते हैं, 3 और 6 3 9, 6 और 3 9 और 7 16 और 6 22, 22 और 7 29 और 4 33 और 3 36। कितना आएगा, 365। आप इसमें से माइनस कर दें तो आप देखोगे कितना मिलेगा, 125। कितना मिलेगा, 5 और यहाँ कितना मिला, 2, यानी 125 मिलेगा। कितना मिलेगा, 125। यानी कि आपकी 7वें नंबर की संख्या कितनी रही होगी, 125 रही होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, मध्य अनुपाती बताना है। क्या बताना है, मध्य अनुपाती किसका, 256 और तो बीच में ऐसे आएगा, मध्य अनुपाती निकालना है। तो ये मध्य अनुपाती कैसे निकालते हैं, आपको बताया था मैंने, ये है मध्य अनुपाती बीच का। तो आसपास का क्या कर देते हैं हम, रूट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रूट कर देते हैं। तो आप मुझे बताएं ये कितना आएगा, 16 और ये कितना आएगा, 22। ठीक है, आप इसका मल्टीप्लाई करें, 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32 और 3 35, यानी कितना आएगा, 352। कितना आएगा, 352 आएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले ब्याज का अंतर कितना दे रखा है, 80 रुपया। तो बता धनराशि कितनी है। देख रहे हो आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। आप इस फॉर्मूले का उपयोग करना हमेशा कि P = R% × R% और बराबर में लिखना CI/SI का डिफरेंस। जब भी आपसे 2 वर्ष का पूछा जाए, CI/SI का डिफरेंस गिवन हो, तो आपको इसको याद कर लेना है अच्छे तरीके से। अब आपको क्या क्या गिवन है, आपको P निकालना है। R दे रखा है कितना, 4% और 4%। ठीक, और आपको क्या दे रखा है, CI/SI का डिफरेंस 80। कितना दे रखा है, 80। तो अब बस आप आसानी सॉल्व कर दो। बटे में कितना आएगा, 100 और इसके बटे में कितना, 100 अगेन। तो आप देखो 4 दूनी 8
इससे काट दो, 4 पंजे 20, यानी कितना आएगा अभी 50,000। कितना आएगा 50,000। समझ गए आप। इसका यूज़ करके आप बिना किसी बहुत कम मेहनत के और विदिन 25 सेकंड या 30 सेकंड मान लो, मैक्सिमम 30 सेकंड में आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आप और आज की क्लास आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना पीडीएफ, और पीडीएफ को डाउनलोड करके बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, जिससे आप परीक्षा में मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि अगर परीक्षा में मैक्सिमम स्कोर करना है तो हमें प्रैक्टिस मैक्सिमम टाइम्स करनी होगी, तभी हम 20 आउट ऑफ 20 ला पाएंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो टिपिकल हैं, जो टफ हैं, तो उनको क्या करना है, हमें उनको बेस्ट अप्रोच यूज करनी है, बेस्ट अप्रोच। जैसे ये क्वेश्चन है तो इसके लिए हम इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है। हम एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करें, ऑप्शंस को देखें, जिससे हम क्या है अपना समय बचा पाएंगे। क्या बचा पाएंगे? समय बचा पाएंगे। अगर समय बचा पाए, अगर मैथ में को कम समय में किया तो रीजनिंग में हम बेहतर स्कोर करेंगे, और सब्जेक्ट में भी हम बहुत बेहतर कर पाएंगे अगर मैथ में हम अपना समय बचा पाए तो। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है।